सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज हम लोगों को बात करना है रेखीय आवर्धन पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में। पिछले वाले वीडियो में आपने रेखीय आवर्धन जाना था। रेखीय आवर्धन किसको कहते हैं, याद है? अच्छा, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसके लिए आपने सूत्र बनाया था। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल का। और स्मॉल m बराबर आपको सूत्र मिला था h डैश अपान h। h डैश क्या होता है जी? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमेज। लंबाई को हमने सिर्फ ला लिख करके छोड़ दिया है, आप सब समझ जाना। और यह है वस्तु की लंबाई। वस्तु को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑब्जेक्ट। वस्तु की लंबाई, ठीक है। ये अंग्रेजी में लेंथ ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक फार्मूला आपने और जाना था। अच्छा सुनिए, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई h डैश है अपान में h है, इसके लिए इसको जो है प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं ना, तो कुछ जगह पर कुछ बुक्स में इसको I अपान वो भी लिखते हैं। I अपान वो। I से क्या होता है? इमेज। वो से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। पूरी बात नहीं लिखते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको सिर्फ I अपान वो लिख देते हैं। I क्या है? I मीन्स इमेज। इमेज प्रतिबिंब की लंबाई बताता है। वो से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये वस्तु की लंबाई को दर्शाता है। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर आपको मिल जाएगा रेखीय आवर्धन। ठीक, कोई 5 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब अगर 15 सेंटीमीटर बना है, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो उसका रेखीय आवर्धन 3। 15 बटा 5 करेंगे आप, 5 से 15 को भाग देंगे, आपको मिल जाएगा 3। और रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक तो होता नहीं है, बस सिर्फ 3 आंसर। m बराबर 3, रेखीय आवर्धन 3 हो जाएगा। एक फार्मूला और मिला था, m बराबर आपको मिला था -v अपान u। तो इस m को कहते हैं h डैश अपान h। ये बराबर आपको मिल गया था -v अपान u। h डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। h क्या है? वस्तु की लंबाई। कितना लंबा वस्तु था और उसका प्रतिबिंब कितना लंबा बना है। v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। इस सूत्र में आप इन सभी का मान रख करके और किसी एक का इसमें 4 चीज़ें हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। 4 चीज़ें हैं। 4 में से अगर कोई एक मिसिंग है तो वो आप ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दैट एक ठो न्यूमेरिकल इस तरह से देख लीजिए कि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। I का मान इतना हो गया, या h डैश मान लेते हैं, h डैश का मान इतना हो गया, h का मान इतना हो गया। और कह रहा है कि वस्तु को यदि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो बताओ प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी v का मान पूछ रहा है आपसे। प्रतिबिंब का लंबाई 15 सेंटीमीटर बता रहा है, वस्तु की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। v कहाँ होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनिए, अगर ये प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तब तो ये प्रतिबिंब को जो है प्लस का लिखा जाएगा, और प्रतिबिंब कहीं अगर उल्टा बन रहा है तो माइनस का लिखा जाएगा। तो ये बुक वाला बताएगा कि ये प्रतिबिंब सीधा है, मतलब न्यूमेरिकल में आपके दिया रहेगा कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। प्रतिबिंब अगर सीधा है तब तो h डैश का मान प्लस का, और प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो h डैश का मान माइनस का लिखेंगे। ठीक, h का मान तो हमेशा सीधा होता है, वस्तु को सीधा ही रखते हैं, दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखते हैं। u हमेशा माइनस का होता है, तो u हो जाएगा आपका -10। b चलिए अभी प्राप्त करते हैं। तो इसी सूत्र में मान रख दीजिए, h डैश का मान हो गया 15, h का मान हो गया 7.5, v का मान भगवान जाने, और u का मान -10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या यहीं पर 7.5 से 15 को आप भाग करेंगे तो 2 मिल जाएगा। 2/1 बराबर
माइनस से माइनस लुट जाएगा, माइनस से माइनस लुट गया, क्या बचा v/10, ये दोनों माइनस ऊपर नीचे लुट गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v बराबर आपको मिल जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर। देखो v आ गया प्लस का 20, v प्लस का 20 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बन रहा है मित्र, तभी ये जो इसके प्रतिबिंब की लंबाई है प्लस में है, क्योंकि दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, जानते हो ना, आभासी एवं सीधा। दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा होगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बन रहा है। ये देखो यहाँ पर चिन्ह भी इसका प्लस का आया है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये v का मान ज्ञात हो गया। अब आपसे इसी सवाल में दर्पण की फोकस दूरी भी पूछ सकता है कि बताओ दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी के लिए आप सूत्र लगाएंगे, फिर सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/b + 1/u, होता है ना। फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, तो f का मान पता नहीं है, f का मान ऐसे रखिए, v का मान पता है 1/20 है, v का मान 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/u, u का मान कितना है -10 है, तो 1/f = यहाँ प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो 1/f = 20 में से 10 घटा, 10 बचा, और क्या सर 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा, 20 एकन्नम 20, 1 एकन्नम 1, माइनस 10 दूना 20, 2 एकन्नम 2, तो 1/f = 1 में से 2 घटा, -1/20। तिरछा गुणा करने पर आपको f बराबर मिल जाएगा -20 सेंटीमीटर। f क्या है, -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है जी, -20 सेंटीमीटर, और -20 सेंटीमीटर f का मान आ गया है -20 सेंटीमीटर तिरछा गुणा करने पर इस जगह पर। और f का मान जो माइनस में आया है, इससे क्या पता लगता है ये कौन सा दर्पण है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो होती है फोकस दूरी वो माइनस में होती है। क्यों, क्योंकि ये जो है पीछे इसमें पॉलिश लगा रहता है, ये इसका फोकस दूरी दर्पण के सामने प्राप्त होता है, इसका वक्रता केंद्र इधर ही तो बनेगा दर्पण के आगे, तो इसका फोकस दूरी माइनस में होता है, किसका, अवतल दर्पण का। और उत्तल का मेरे मित्र, उत्तल जिसमें दबे हुए तल पर पॉलिश लगा होता है ना, इसका वाला जो वक्रता केंद्र है वो अंदर मिलता है पॉलिश की ओर, तो इसका जो फोकस दूरी है या वक्रता त्रिज्या है वो सब दोनों प्लस में होता है। ठीक, तो यहाँ से जब आपको मिल जाएगा f का मान, आपसे इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये दर्पण कौन सा है, दर्पण की प्रकृति बताइए। तो दर्पण अवतल प्रकृति का होगा, या ये दर्पण अवतल दर्पण है। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी इसका माइनस में आया है, इसी से पता लग जाता है। ठीक, अवतल का फोकस दूरी माइनस में होता है, उत्तल का प्लस में रहता है। चलिए, तो इन सब बातों पर आप एकदम से क्लियर होते चले जाएंगे। आप वीडियोज को बस थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो, और इन एक इसके जो है एक कॉन्सेप्ट को पक्का करो, और अपने पास आप कोई जो है, जो आपके पास बुक हो, उसी बुक से आप इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप ज़रूर बताइए हमें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके उस समस्या का समाधान ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा लाइक और शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, हैं, ठीक है। और अब जो है हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, आप इसके न्यूमेरिकल्स करिए, देख लीजिए।